हे एवरीवन, आज मैं लेके आ गया हूँ क्लास 11th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर होने वाला है, मिड टर्म का इस साल होने वाला है। तो जिनका भी 11th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का पेपर होने वाला है उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रीवियस ईयर में पेपर कैसे आया था, क्योंकि आप अगर पिछला पेपर समझ जाओगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इस साल पेपर कैसे आने वाला है। तो क्वेश्चन आंसर बोले क्या आया हूँ जो आया था। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोला गया है कि मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से किस प्रकार से भिन्न है। देखो, मौलिक अधिकार होते क्या है? मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनको संविधान में बताया गया, दिया है, यानी संविधान ने इन अधिकारों को नागरिकों को दिया है। ठीक है, यहाँ पे अब मौलिक अधिकार जो है दूसरे अधिकारों से कैसे अलग है? मौलिक अधिकार संविधान द्वारा दिए गए हैं और जरूरी अधिकार है, ये जरूरी है। और यदि इन अधिकारों का कोई उल्लंघन होता है तो हम कहाँ जा सकते हैं? न्यायालय जा सकते हैं। कोई भी अगर हमारे मौलिक अधिकार को छीनता है तो हम उसके लिए कहाँ जा सकते हैं? न्यायालय जा सकते हैं। सामान्य अधिकार कानून द्वारा, और जो बाकी जो अधिकार वो सामान्य अधिकार जो कानून ने हमें दिया है, लेकिन जो मौलिक अधिकार है वो हमको किसने दिया है? हमें संविधान ने दिया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया है कि निवारक नजरबंदी क्या होती है, कि 2 मार्क्स का आया था। तो निवारक नजरबंदी का मतलब होता है किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही हिरासत में रखना। ठीक है, अपराध करने से पहले क्या रखना? हिरासत में रखना, ताकि वह कोई नुकसान ना कर सके। इसे कहते हैं निवारक नजरबंदी। इसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन आया था आपके मिड टर्म में, देखो, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या अंतर है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता जो होती है ना वो खुद निर्णय लेती है, सारे फैसले कौन लेती है? जनता लेती है। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनती है, प्रतिनिधि मतलब नेताओं को चुनती है, वे जनता की ओर से निर्णय लेते हैं, मतलब जनता की तरफ से वो सारे फैसले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपका 4th नंबर का क्वेश्चन आया था वो पूछा गया था सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली की कोई 2 विशेषता बताइए। तो सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली की 2 विशेषता क्या है? पहले देखो, इसमें सबसे अधिक वोट पाने वाला जो उम्मीदवार होता है ना वो जीत जाता है, यानी विजेता होता है। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं ना वो उम्मीदवार जीत जाता है। जीतने के लिए कम से कम 50% या उससे अधिक वोट की आवश्यकता नहीं होती है। ये नहीं कि उसको 50% वोट मिलेगा तब जाके वो जीतेगा, ऐसा नहीं है। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो जीत जाएगा। इस प्रणाली में यही होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है नौकरशाही के कोई 2 कार्य लिखिए। नौकरशाही के 2 कार्य। नौकरशाही का मतलब है कोई भी व्यक्ति जो सरकार के लिए काम करता है वो नौकरशाही है। ठीक है, यहाँ पे तो नौकरशाही में जो भी लोग काम करते हैं वो सरकार की नीतियों और योजनाओं को लागू करने का काम करते हैं, साथ में सरकारी कामकाज को चलाने में सरकार की क्या करते हैं? मदद करते हैं, जो भी नौकरशाही में होते हैं। इसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन पूछा गया था जनहित याचिका क्या है और इसके उदाहरण दीजिए। जनहित याचिका क्या है? जनहित याचिका वह याचिका है जो जनता के हित से जुड़ी किसी मामले के लिए न्यायालय में दायर की जाती है। वो कोई मामला जो सब पे असर डाल रहा है, सभी जनता पे असर डाल रहा है। इसके बिहार पे कोई व्यक्ति अगर न्यायालय में अपील करता है, याचिका डालता है, तो उसे कहते हैं जनहित याचिका, क्योंकि उस समस्या से सब पे असर पड़ रहा है। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति अपनी तरफ से क्या करता है, सबकी तरफ से एक याचिका देते हैं न्यायालय में कि न्यायालय क्या है उस पर ध्यान देगा, तो इसे कहते हैं जनहित याचिका। जैसे प्रदूषण को रोकने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की, ठीक है, तो ये हमारी क्या है? जनहित याचिका है। इसके बाद आपसे 7वां नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था लोकतंत्र के लिए संविधान क्यों महत्वपूर्ण है? किसी भी लोकतंत्र के लिए संविधान क्यों महत्वपूर्ण? देखो, संविधान लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश को चलाने के लिए नियम देता है, नियम तय करता है, नियम देता है। पास में तक इन्हीं नियमों यानी संविधान के नियमों के द्वारा ही देश को चलाया जाता है। और संविधान के 3 कार्य बताने हैं। तो पहला कार्य होता है ये शक्तियों यानी सरकार की शक्तियों को तय करता है, कौन? संविधान। और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कौन करता है? संविधान। सरकार के अलग अलग अंगों के काम तय करता है, सरकार कौन कौन से काम करेगी वो कौन तय करता है? हमारा संविधान। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में 4 अंतर बताना है। यार ध्यान समझिएगा, देखो दोनों में बहुत अंतर है और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखो, सर्वाधिक वोट प्रणाली में होता है क्या है? सबसे अधिक जिसको वोट मिलता है वो उम्मीदवार जीत जाता है, इसमें होता है। लेकिन समानुपातिक प्रणाली में क्या होता है? इसमें जितना प्रतिशत किसी पार्टी को वोट मिलता है ना उतनी उसको सीट दी जाती है। मान लो किसी पार्टी को 40% वोट मिले हैं तो उसको
टोटल सीटों का 40% दे दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, सर्वाधिक वोट प्रणाली में क्या होता है, उम्मीदवार सीधे चुने जाते हैं। जो सर्वाधिक वोट प्रणाली है उसमें उम्मीदवार को डायरेक्ट चुन लेते हैं, हम लोग वोट देते हैं और चुन लेते हैं। लेकिन समानुपाती प्रणाली में हम क्या करते हैं, हम दलों को मिले वोटों के आधार पर प्रतिनिधि मिलता है। दलों को यानी जो पार्टी है उसको जितना वोट मिला है उसी हिसाब से उनके नेताओं को क्या मिलेगी, सीटें मिलेगी। इसके बाद सर्वाधिक वोट प्रणाली में बड़े दलों को अधिक लाभ मिलता है सर्वाधिक वोट प्रणाली में। लेकिन समानुपाती प्रणाली में छोटा दल हो या बड़ा दल हो, जिसको ज़्यादा वोट मिले हैं उसको ज़्यादा सीटें दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे फिर आता है हमारा क्या, सर्वाधिक वोट प्रणाली में निर्वाचन क्षेत्र बहुत महत्व रखता है। निर्वाचन क्षेत्र जो एरिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन समानुपाती प्रणाली में कुल वोटों का जो अनुपात है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद अगला 9 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत में चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए संविधान ने किए गए कोई 4 प्रावधान बताने हैं। तो भारत में चुनाव करवाने के लिए, यानी स्वतंत्र मतलब होता है कि बिना किसी मतलब जिसको मन हो उसको वो वोट दे सके। निष्पक्ष मतलब किसी जाति धर्म के आधार पर वो वोट ना दे। तो इस चीज को रोकने के लिए संविधान ने क्या 4 प्रावधान किए हैं। तो 4 प्रावधान कौन कौन से हैं, चुनाव को करवाने के लिए सारा काम किस पे दे दिया है, निर्वाचन आयोग को दिया गया है। फिर निर्वाचन आयोग को चुनाव में देखरेख करना, उस पर सारे फैसले लेना यानी कंट्रोल सारा किसको दे दिया है, निर्वाचन आयोग को, जिसका नाम चुनाव आयोग भी होता है। ठीक है, सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया गया है। जितने भी वयस्क नागरिक हैं जो 18 या 18 साल के ऊपर के हैं, सबको वोट देने का अधिकार दिया गया है। और चुनाव में जो उम्मीदवार है, योग्य उम्मीदवार है, जैसे मान लो कोई चुनाव लड़ना चाहता है, अगर वो योग्य है, ठीक है, तो वो चुनाव लड़ सकता है। तो ये हर किसी को दिया है। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों में 4 अंतर बताना है। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, वो अधिकार जो हमें संविधान देता है उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत क्या होते हैं, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत उन्हें कहा जाता है जो संविधान सरकार के लिए लाती है। ठीक है, सरकार को बताती है। इसमें होता है क्या है, संविधान में कुछ संविधान क्या करती है, सरकार को बताती है कि आप अगर इस प्रकार से काम करते हो तो लोगों का ज़्यादा भला होगा, कल्याण होगा। समझे, मतलब संविधान सरकार को एक मार्गदर्शन देती है, दिशा देती है कि अगर आप इस प्रकार से काम करोगे तो लोगों की भलाई होगी। ये थे राज्य के नीति निर्देश तत्व। अब इनमें अंतर क्या है, मौलिक अधिकार नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है, मौलिक अधिकार नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है, लेकिन जो नीति निर्देश सिद्धांत है वो सरकार को एक दिशा दिखाती है। ठीक है, इसके बाद मौलिक अधिकारों को न्यायालय में लागू कराया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को न्यायालय में लागू कर सकते हैं, लेकिन नीति निर्देश सिद्धांतों को न्यायालय में लागू नहीं कर सकते। मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता पे जोर देता है कि व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी मिले, लेकिन जो नीति निर्देश सिद्धांत है वो लोगों की कल्याण, सामाजिक भलाई, इस पे जोर देता है। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति न्यायालय जा सकता है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति कहाँ जा सकता है, न्यायालय जा सकता है। लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत के लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते। ये इसका अंतर हो गया। फिर आता है राज्य के नीति निर्देश तत्व योग्य नहीं है, बाध योग्य नहीं है। इसका मतलब क्या है, देखो, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत बाध योग्य नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आप नीति निर्देश सिद्धांत के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते कि मान लो सरकार को आप संविधान ने जो दिशा निर्देश दिया उसका वो पालन नहीं कर रहा, ठीक है, तो इसके लिए मैं न्यायालय नहीं जा सकता। ठीक है, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे इसका आंसर दे रखा है यहाँ पे हमने आंसर। उसके बाद गांधीवादी विचारधारा के बारे में बताइए कि गांधीवादी विचारधारा में क्या था। देखो, गांधीवादी विचारधारा के बारे में बताऊं तो सरकार उन सिद्धांतों को, देखो गांधीवादी सिद्धांत क्या है कि सरकार इन सिद्धांतों को, क्या लिखा था यहाँ पे, ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देना, उन्हें मजबूत बनाना। ये गांधीवादी विचारधारा थी, ये ग्राम पंचायत को क्या करे, बढ़ावा दे और उन्हें मजबूत बनाए। साथ में कुटीर और ग्रामीण उद्योगों को क्या देना, बढ़ावा देना। ठीक है, यहाँ पे फिर अगला आता है 12वां क्या है, शासन की संसदीय प्रणाली और राष्ट्रपति प्रणाली में 4 अंतर बताना है। ध्यान सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, लेकिन जबकि जो राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख होता है। याद रखिएगा, पेपर में आता है। संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद जो होते हैं
वो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, मतलब मंत्रिपरिषद से संसद में सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, यहाँ पे उनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जो राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति जो होता है वो संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, राष्ट्रपति से कोई सवाल नहीं पूछ सकता। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका में घनिष्ठ क्या रहता है, संबंध रहता है, मतलब मिलके काम करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति प्रणाली में दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसके बाद संसदीय प्रणाली में सरकार बहुमत खोने पर हट सकती है। संसदीय प्रणाली में सरकार बहुमत खोने पर सरकार खत्म हो सकती है, हट सकती है। लेकिन राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्य निश्चित होता है, जितने साल का है उतने साल तक रहेगा, उससे पहले नहीं हटाया जाएगा। फिर इसके बाद पूछा गया है दीवानी और फौजदारी मामलों में क्या अंतर होता है। तो दीवानी और फौजदारी मामलों में क्या अंतर, देखो दीवानी मामले में संपत्ति का, पैसे का, जमीन का, ये सारे विवाद आते हैं, जबकि और ये दो लोगों के बीच में दो लोगों के बीच में जमीनी मालिकाना हक के लिए जो लड़ाई हो रही होती है, झगड़ा होता है, उससे कहते हैं दीवानी मामले। फौजदारी मामले क्या होते हैं, ये अपराध से जुड़े मामले होते हैं, जैसे चोरी करना, हत्या करना, ये हमारे कौन से होते हैं, फौजदारी मामले, ठीक है। यहाँ पे पेपर में पूछा गया था। लास्ट क्वेश्चन आपका, प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में बताइए। प्रधानमंत्री की शक्ति क्या थी, तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेतृत्व होता है, यानी मंत्रिपरिषद का जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होता है ना, उसका लीडर कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं हमारे। वे मंत्रियों की नियुक्ति और विभाग को बंटवारा कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। मतलब जो हमारे मंत्रियों के जो विभाग होते हैं, अलग अलग विभाग होते हैं, और मंत्री की जो नियुक्ति होती है वो कौन करवाते हैं, प्रधानमंत्री। वे मंत्रिपरिषद का जो बैठकें होती है, मीटिंग्स होती है, उसके अध्यक्ष भी कौन होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है यहाँ पे। इसके साथ वे राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण मामलों में क्या देने का काम करते हैं, सलाह देने का काम भी करते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यों का, सरकार की जो नीतियां होती है, काम होते हैं, उनमें समन्वय बिठाने का, मतलब बैलेंस बिठाने का काम करते हैं, कौन, प्रधानमंत्री। तो मैंने आपको पूरा बताया, कितने 14 क्वेश्चन जो आपके मिड टर्म के पेपर में आए थे प्रीवियस में। इसी प्रकार से जो प्रीवियस ईयर के और भी पेपर है वो भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा सॉल्व करके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी प्रकार के बाकी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।